प्रधानमंत्री पर एफआईआर हो गया है। टाइटल पढ़ने के बाद बहुत लोगों को खुशी हुई होगी, लेकिन माफ कर दीजिएगा, यहां क्लियर कर दूं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। अभी जो 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री थे, और नेपाल के वो प्रधानमंत्री अब तक बादशाहों वाली जिंदगी, पूंजीपतियों के साथ घूमने फिरने वाली जिंदगी का मजा ले रहे थे, आज फरार हैं, गायब हैं और छुपे हुए हैं। झोला उठाकर प्रधानमंत्री भाग गया है और अब उनकी जगह दूसरी महिला प्रधानमंत्री पद संभाल चुकी हैं। वो मैं आपको नेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूं। मजेदार बात अब ये सुनिए कि अब पूर्व प्रधानमंत्री ओली के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, एफआईआर इस बात की है कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के ऊपर इन्होंने जुल्म यानी जबरदस्ती उनको पीटना, उन पर अत्याचार करवाने के लिए आदेश दिया था। अब इसके बाद ये बात तो क्लियर है कि झोला उठाकर प्रधानमंत्री भाग गया है, ऊपर से प्रधानमंत्री अब जेल भी जाएगा। दुनिया के तमाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए इंसानों को ध्यान देना चाहिए कि प्रभु श्री राम की ये लीला है। राम जी को अगर जरा सी कोई चीज चुभ गई तो भाई ऐसे पलट देंगे, पता नहीं चलेगा। सारा गुरूर घमंड सब तेल लगा कर रखो, अंदर चला जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। आइए अब मैं आपको नेपाल की पार्लियामेंट दिखा रहा हूं। आप कहेंगे भाई यहाँ पता है जल गई है, लेकिन ये तस्वीर करीब से दिखाना जरूरी है ताकि और भी दूसरे देश जहां पर जुल्म, सितम, बर्बरता और आम जनता का चू काटा जा रहा है, तो उस देश के लोग और देश की सरकारें देखें कि देखो, जब आप अत्याचार, तानाशाही हद से ज्यादा करते हो और जनता जब फटती है तो फिर क्या होता है। बेशक अराजकता गलत है, लेकिन अराजकता तक पहुंचाने वाला वही प्रधानमंत्री तो था, वही सरकार तो थी। अराजकता तक पहुंचाने वाला कोई और थोड़ी ना था, नेपाल की पूर्व सरकार ही तो थी। हजरात, वहीं नेपाल की आर्मी को वहां के जनजी का, वहां की जनता का प्यार मिल रहा है। इस बीच बहुत कुछ हुआ था, जिसमें यह हुआ कि नेपाल की पुलिस है ना, प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, अरे इनको जरा गिरफ्तार करो, इनको पीछे खदेड़ो। तो नेपाल की पुलिस चल दी, छात्रों को मारने, जनजी प्रदर्शनकारियों को पीटने, गिरफ्तार करने, उनको गोली मारने। तो पुलिस से उस जेनजी को और आम जनता को बचाया किसने? कहा जा रहा है फौज ने। आर्मी बीच में आ गई और पुलिस को पीछे खदेड़ दिया। आर्मी ने जनता के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। जनता ने, जेनजी जनरेशन ने अपनी आंखों से जब ये देखा और महसूस किया कि हाँ, ये वर्दी वाले पुलिस वाले ये मार रहे हैं सीधा गोली, ये हमारे देश के जवान हमको बचा रहे हैं, फर्क उनको नजर आया। और फिर आज वहां की जनता नेपाल की सेना को प्यार दे रही है। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका इतना डरा हुआ था, जी हाँ, नेपाल के अंदर ये देखिए कि उसके अंदर जो नेपाल में जो अमेरिका की एम्बेसी है, उसके छत पर अमेरिकी खतरनाक स्नाइपर तैनात कर दिए थे अमेरिका ने कि कोई भी अगर करीब आए, सर में हेडशॉट मारो, खत्म करो। इतनी हवा निकल गई थी अमेरिका की कि अगर हमारी एम्बेसी में घुस गए तो फिर क्या ही होगा। इस पूरे सत्ता पलटने में और इस पूरे प्रदर्शन में अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है नेपाल में, और $25 बिलियन का इस पूरे प्रदर्शन में नुकसान हुआ है। जेन-जी जनरेशन ने भले ही $25 बिलियन का प्रदर्शन में नुकसान किया, यह ऐतिहासिक नुकसान था,
लेकिन जो सरकार वहां बैठी है वो साल में पता नहीं कितना बिलियन डॉलर का जनता का नुकसान कर रही थी, उन्हें लूट लूट कर। ऐसा वहां की जनता का कहना है। उधर अमेरिका का नया B-21 परमाणु बॉम्बर, जो उसका B-52 से भी खतरनाक बताया जाता है, उससे एडवांस बताया जाता, लेटेस्ट बताया जाता है, अमेरिका ने उसको बना लिया है और उसको उड़ाकर टेस्ट कर रहा है। भारत, पेरू, चिली, मैक्सिको, इन 3-4 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है। जिन जिन देशों से अभी तक हम दूर थे, क्योंकि हमें जरूरत किसी की नहीं थी, अमेरिका हमारे साथ था, ऐसा हमारा देश सोचता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पूरे भारत पर भारी पड़ी, तो अब भारत सरकार कई देशों से फ्री ट्रेड पर बात कर रही है। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने अमेरिकी टीवी चैनल पर साफ कहा कि हम भारत से रिश्ते अपने सही कर लेंगे जब रूस से भारत तेल लेना बंद कर देगा। Well, we're going to sort out India. You know, India basically has to open their market, has to stop buying Russian oil. You know, people don't remember, India didn't buy Russian oil before the war with Russia and Ukraine. They had 1% of their oil was from Russia. And now 40% of their oil is from Russia because we've sanctioned it so they can buy it, you know, $7, $10 a barrel cheap. So they're buying it, refining it, and then selling it to the rest of the world and making a bundle. So the president called nonsense on that. हजरत मोहतरम, यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट कर लिया एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू के दौरान कि हाँ, ये जो टैरिफ हमने 50% भारत पर लगाया, ये आसान नहीं था, ये मुश्किल था और इसकी वजह से हमारे भारत से रिश्ते खराब हुए हैं। Look, India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका का एम्बेसडर जो भारत में है, भारत के लिए है, वो अमेरिका जब वापस गया है किसी मीटिंग में, तो वो धमकी भरे लहजे में भारत के लिए कह रहा है कि भारत को रूस का तेल लेना बंद करना ही पड़ेगा। इसी मोदी के दोस्त ने मोदी का क्या हाल किया है कोई सोच नहीं सकता, लेकिन हमारा वाला बेगैरत है, उसे बेइज्जती फील ही नहीं होती, तो हम क्या करें। हजरात, यूरोपीय यूनियन से और G7 से, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल के कह रहा है कि चाइना और भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। यह है डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी तारीफें कर रहे थे ये गोदी मीडिया वाले, आरती उतार रहे थे। उधर अभी की ताजा खबर यह है आपकी स्क्रीन पर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खत लिखा है नेटो को। नेटो तमाम संगठनों को ऐसे वो भड़का रहा है। नेटो को खत लिखकर कहा है कि चाइना पर पूरी तरह से बैन लगाओ, टैरिफ लगाओ, जब तक रूस और यूक्रेन की जंग बंद नहीं हो जाती। इस मेन चीज में, इस खबर में आपको बता दूं कि इस पूरे लिखित में, लेटर में जो उसने लिखा है नेटो को, ट्रंप ने भारत का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन भारत का जहां जहां नाम नहीं लेना चाहिए वो पहले ही ले चुका है। अब समझने की बात यह है कि नेटो, यूरोपीय यूनियन, G7, ऐसे जो दुनिया के टॉप बड़े बड़े देश और ग्रुप हैं, उन पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि चाइना और भारत पर पाबंदी लगाई जाए। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की ट्रेड वाली टीम जो है, अगले हफ्ते भारत आने वाली है। तो अब आप खुद नोटिस कीजिएगा, गोदी मीडिया ठंडी रहेगी, मोदी जी नरम रहेंगे, और हो सकता है मोदी जी ऐसे बिछा दें कुछ बढ़िया उनके लिए रेड कारपेट। अब देखना यह है, तेवर चेक कीजिएगा बीजेपी के कि बीजेपी कितना चाटुकारिता करती है, और या फिर असली प्रधानमंत्री और 56 इंच की सच में छाती है, तो प्रधानमंत्री चौड़े होकर कोई भी शर्त फालतू की जो अमेरिका की है ठुकराते हैं या सारी शर्त मान लेते हैं। देखते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन खुश करने वाली रिपोर्ट ये है, भारत की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम तो छोड़िए बल्कि बढ़ा दिया है। वाह, इतना बढ़ा दिया है कि चाइना को टक्कर दे रहा है भारत। यानी चाइना जो मैक्सिमम लेवल पर रूस से तेल ले रहा है, उतना ही तेल लगभग भारत भी रशिया से ले रहा है। अब चाइना और भारत जब करीब आने लगे तो अमेरिका की गुड़गांव में आग लग गई।
अब गुड़गांव में उनकी ऐसी आग लगी है कि अब पुरानी बातों का खुलासा कर रहे हैं, भले ही वो सच या झूठ हो, लेकिन ये साफ है कि अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि जब गलवान में, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब चाइना और भारत में झड़प हुई थी सैनिकों में, तो चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का इस्तेमाल करके भारतीय सैनिकों को पिघला दिया था। ऐसा खतरनाक हमला किया था। सुनिए। A lot of pearl clutching going on here in America about what does that mean? Is India drifting away? I'll just highlight this: that China and India have a long history of grievances and distrust. Barely 5 years ago, China and India were fighting over a disputed border, and China used an electromagnetic weapon. They didn't use bullets, but they used an electromagnetic weapon to literally melt Indian soldiers. So I think that it's clear to me, and I think it's clear to all of us, that international. हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं ताजा खबर पर। भारत ने रूस से मांग की है कि भैया भारतीय लोगों को जो जबरदस्ती आपने बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के अपनी सेना में शामिल किए हैं, उनको रिहा करो भैया, उनको वापस इंडिया भेजो। और जो पहले से भारतीयों को आपने सेना में शामिल किया हुआ है, उन्हें भी रिहा करो और वापस भेजो। ये सही तरीका नहीं। उधर भारत ने भी कमर कसी है कि चाइना के बॉर्डर के करीब हम भी $3.4 बिलियन पैसा खर्च करके रेल लाइन बिछाएंगे और बॉर्डर के गांव तक ट्रेन की कनेक्टिविटी करेंगे। अब हमारी एयरफोर्स की सुनिए। एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रपोजल दिया है कि हमें 114 राफेल फाइटर जेट चाहिए भाई, 114। लेकिन एक शर्त बड़ी है उसके अंदर, जो हमारी एयरफोर्स ने मांग रखी है कि 114 चाहिए और मेड इन इंडिया चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है। ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखेंगे अब क्या होगा। उधर ताइवान भी बौखलाया हुआ है, अंधा पैसा खर्च कर रहा है। ऐलान किया है $33 बिलियन हम खर्च करेंगे अपने डिफेंस और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के बिल्कुल करीब से गुजरा है, जिस पर ताइवान डर में है और भड़का भी है। पूरी दुनिया में यही एक हराम का पिल्ला है जो पूरी दुनिया में फसाद डाल रहा है, सफेद सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप। जी हां हजरात, अब ये मैक्सिको पर प्रेशर डाल रहा है अमेरिका कि जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कारें हैं, इलेक्ट्रिक कार बहुत फेमस है भाई, तेजी से चल रही है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है चाइना का। तो मैक्सिको को कहा है ट्रंप की सरकार ने कि इनकी कारों पर 50% टैरिफ लगाओ। अब इस पर चाइना भड़क गया। चाइना ने मैक्सिको को धमकी दी है कि मुन्ना कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लेना। लेकिन नासा ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, सबसे बड़ा कांड कर दिया। नासा ने ब्लॉक कर दिया तमाम चाइनीज को, और जो भी चाइनीज काम करते थे निकाल दिया, और क्लियर ऐलान कर दिया कि कोई भी चाइनीज नागरिक नासा के साथ कहीं भी काम नहीं कर सकता। वहीं चाइना और रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल इस लेवल की बना चुके हैं कि अमेरिका पीछे छूट चुका है। यानी चाइना और रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत खतरनाक और दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बना चुके हैं, और अमेरिका उनसे काफी पीछे रह गया है। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, ये तस्वीर देखिए, वो उस जगह पहुंचे जहां उनकी सेना को, जो स्नाइपर हैं उनकी सेना में, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर पाकिस्तान में बलोचिस्तान के इलाके में आतंकवादी और सेना की झड़प में 12 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के, और कई आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। वहीं अमेरिका की एक टीम तालिबान से मिलने के लिए काबुल गई, और मकसद ये था कि कैदियों की अमेरिका और तालिबान अदला बदली करें। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के हालात खराब कर दिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आम लोगों से कह दिया है कि जाओ और सीखो गोली कैसे चलाते हैं। Estamos preparando para mañana sábado, atención al pueblo de Venezuela. Mañana sábado, que es 13 de septiembre, mañana sábado, a partir de las 9 de la mañana, el pueblo
va a sus cuarteles, el pueblo va a sus unidades militares. Se han dispuesto un total de 312 cuarteles y unidades militares en todo el territorio de la República. 312 milicianos, milicianas, alistados, alistadas, hombre y mujer del pueblo. Te va a llegar por la vía que tenemos. वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने एक बोट पर वेनेजुएला की हमला करके 11 बोट पर जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया और कहा कि ये जो है वो थे कार्टेल वाले, ये जो ड्रग व्रग इधर उधर करते हैं ये वो हैं। वेनेजुएला ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि वो 11 आम लोग थे, निर्दोष थे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका, इराक देखिए, अफगानिस्तान देखिए, कहीं भी देखिए, ये बेगुनाहों को मारता है और ठप्पा लगाता है बाद में कि आतंकवादी। मोहतरम हज़रात, ये है इंटरनेशनल प्राइम टाइम। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। दुनिया में जो अराजकता फैल रही है, तानाशाही फैल रही है, दंगा फसाद नफरत, दुआ कीजिए ये खत्म हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।